हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, बायोलॉजी प्लेलिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल वाला यानी कोशिका वाला, जिसके अंदर जो आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने मुख्य रूप से 3 कोशिकांग पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारे होते हैं, तो आज अपने पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो उससे पहले अपने अध्ययन कर चुके थे कोशिका यानी जंतु को जो कोशिका है उसके डायग्राम के बारे में, और जो कोशिकांग है उनका अपने अध्ययन शुरू करते हैं आज। चलो देखते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अगर देखा जाए तो जो जंतु कोशिका होती है उसके चारों ओर ये झिल्ली पाई जाती है। पतली होती है, मुलायम होती है, लचीली भी होती है। ये इसका सबसे खास लक्षण होता है। आकृति अपने आप अगर देखा जाए तो एक निश्चित आकृति प्रदान की जाती है इसके द्वारा, और जो इससे निर्माण होता है वो है वसा प्लस प्रोटीन। यानी ये ऐसे पदार्थ है जो मिलके किसका निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली का। और कोशिका झिल्ली जो खोज करता है कोशिका झिल्ली के वो है क्रेमर और नागेली। क्रेमर और नागेली ने मिलके कोशिका झिल्ली की खोज की थी और ये बताया था कि प्रत्येक कोशिका में एक पतली, लचीली और मुलायम झिल्ली पाई जाती है जो एक निश्चित आकार और आकृति उस कोशिका को प्रदान करती है। और उसके अन्य नाम देखे जाए तो प्लाज्मा झिल्ली इसको कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जीवद्रव्य कला कहा जाता है। जीवद्रव्य कला प्लेवो नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीवद्रव्य कला कहा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली भी इसको कहा जाता है, यानी कि कुछ पदार्थ के जो अणु होते हैं वो इसमें प्रवेश कर जाते हैं जबकि कुछ में प्रवेश नहीं कर पाते। और चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कि जो पदार्थ निश्चित रूप से चयन किए जाते हैं, चुने जाते हैं, उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश दिया जाता है, बाकी पदार्थ इसमें बाहर रह जाते हैं। कार्य की बात की जाए तो कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। उसके अलावा ER का निर्माण यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका का निर्माण करने में सहायक कौन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद अगला कार्य देखा जाए तो प्रासरण क्रिया द्वारा अलग अलग अणुओं को बाहर निकालना और अंदर जाने में नियंत्रण करना, यानी कि अलग अलग पदार्थ जो होते हैं उनके अलग अलग अणु होंगे, कुछ तरल पदार्थ होंगे जबकि कुछ ठोस पदार्थ होंगे। लगभग तरल पदार्थ होते हैं उनका आवागमन आसानी से कोशिकाओं में हो जाता है। और प्रासरण क्रिया क्या होती है, प्रासरण क्रिया वो होती है जैसे जल के जो अणु होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से, कौन सी सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे या गति करेंगे। उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रासरण क्रिया यानी कि ऑस्मोसिस। और ये कोशिका में कोशिका झिल्ली के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और प्रासरण क्रिया अगर देखी जाए तो 3 तरीके से होती है बच्चों। एक तो होती है हाइपोटोनिक, एक आइसोटोनिक, ये हाइपरटोनिक। क्योंकि चयनात्मक यानी कि चुने हुए विशेष जो अणु होंगे वो इसके अंदर प्रवेश करेंगे, या तो उनकी सांद्रता ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। जैसे अपने बात करें हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक को हिंदी में कहा जाता है अल्प प्रासरण, अल्प प्रासरण या अल्प प्रासरणी दाब विलयन। क्योंकि जो विलयन होता है किसी पदार्थ का वो उसमें एक प्रकार से घोल लिया जाता है जो उसको सांद्रता प्रदान करेगा। वो घोल या तो शक्कर का होगा या फिर नमक का होगा। वो घोल किसका होगा, या तो शक्कर का होगा या फिर नमक का होगा। तो उस विलयन के अंदर उसकी जो सांद्रता होगी वो जल की तुलना में
तनु विलयन के रूप में होगी, तनु विलयन के रूप में होगी। कहने का मतलब ये है कि तनु विलयन में शक्कर या नमक की जो अणु होते हैं वो कम होंगे बजाय किसके, जल के अणुओं के, क्योंकि जल के अणुओं की अगर सांद्रता ज़्यादा है तो ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। और अगर जल के अणु कम है और जो घोल बनाया है या कोई पदार्थ है उसकी ज़्यादा मात्रा है, उसकी ज़्यादा सांद्रता है, तो वो विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा। आई बात समझ में बच्चों। तो उसके बाद अपने देखते हैं कि अलप प्रासरण में होता क्या है। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका में भी जल के अणुओं की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि जल हमारे शरीर में मौजूद होता ही है, कोशिकाओं के रूप में भी पाया जाता है। और इस कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर जो जल के अणु होते हैं, कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर जो जल के अणु होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है वो तो कम होगी, उनकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। और जबकि इस कोशिका के अंदर जो जल की सांद्रता होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके जल की जो सांद्रता है, जैसे ही जल इसके अंदर प्रवेश करेगा, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या चयनात्मक झिल्ली के द्वारा जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर जल का जो सांद्रता है, जल के अणुओं की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही बाहर के बजाय कोशिका के अंदर के जल की सांद्रता जैसे ही बढ़ जाएगी तो कोशिका में फुलावट आ जाएगी, यानी कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, कोशिका फूल जाती है। अपने घरेलू तौर पे एग्जाम्पल की बात करें तो चने का फूलना, चने को जैसे ही नमक के घोल में डालेंगे और उसमें डालने के बाद क्या होगा कि जो नमक का घोल है उसमें और जल की मात्रा वैसी होती है, लेकिन वहाँ पे जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी कि वहाँ पे सांद्रता उसकी क्या होगी, कम होगी। और जैसे ही वो उसमें प्रवेश करेगा कोशिका के अंदर तो उसकी सांद्रता को बढ़ा देगा, बढ़ाने के दौरान कोशिका का आकार फूल जाएगा। फूलने के दौरान एग्जाम्पल की बात करें तो चने का फूलना, कोशिका फूलना, ये एग्जाम्पल दोनों के दोनों किसके हैं, हाइपोटोनिक यानी कि अलप प्रासरण। आई बात समझ बच्चों, यानी कि कोशिका के बाहर जल की सांद्रता कम होगी, उसके अंदर सांद्रता बराबर करने के लिए क्या होगा कि कोशिका की सांद्रता कोशिका झिल्ली के माध्यम से यहाँ पे कोशिका के अंदर बढ़ जाएगी और बढ़ने के दौरान कोशिका झिल्ली उसको पार कराएगी और कोशिका का आकार बढ़ जाएगा, यानी कोशिका फूल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को बोलते हैं संप्रासरणी, संप्रासरणी या संप्रासरणी दाब विलयन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोशिका के बाहर जल की सांद्रता और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता दोनों का जो लेवल होता है, दोनों की जो मात्रा होती है, दोनों की जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है। इसलिए वहाँ पे पड़ने वाला दाब दोनों रूप से समान तरीके से होता है, यानी कोशिका के आकार में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो जल की किसी प्रकार से कोई भी क्षति नहीं होगी। यहाँ पे क्षति जरूर होती है क्योंकि कोशिका आकार वैसे भी इसके अंदर जल होता है, जैसे ही और बढ़ेगा तो कोशिका फूल जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी जल की क्षति नहीं होती क्योंकि जल के अणु ये अपनी सांद्रता के हिसाब से देखा जाए तो ये झिल्ली के आर पार होंगे नहीं, और झिल्ली के आर पार नहीं होंगे तो कोशिका के जो आकार है वो एक प्रकार से चेंज नहीं होगा। आई बात समझ बच्चों, कोशिका आकार बिल्कुल भी चेंज इसके अंदर नहीं होता। किसके अंदर, आइसोटोनिक या फिर समप्रासरणी दाब विलयन। लास्ट में अगर देखा जाए तो 3 नंबर पे हाइपरटोनिक, यानी कि प्रासरण के प्रकार एक प्रकार से हाइपरटोनिक, एक होता है बच्चों हाइपोटोनिक, इसका मतलब होता है अलप प्रासरण, और एक होता है हाइपरटोनिक, इसका मतलब होता है अति प्रासरण। इसका मतलब क्या होता है, अति प्रासरण या फिर अति प्रासरणी दाब विलयन। इसमें क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट होगा, यानी कोई कोशिका है और जैसे ही कोशिका के अंदर की सांद्रता इसमें क्या होगी,
बाहर की तरफ भी सांद्रता होगी, यानी अंदर भी सांद्रता और बाहर की तरफ भी सांद्रता। इसके अंदर कोशिका फूल रही थी और इसके अंदर क्या होगा कि जल के जो अंदर सांद्रता अधिक है, वो जैसे ही जल कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर गति करेंगे तो यहाँ पे जल के अणुओं की सांद्रता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जल के अणु विपरीत क्रिया कर रहे हैं, अपने उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं और उसके दौरान जो कोशिका का आकार होगा वो ठीक इसके अपोजिट होगा, यानी कि कोशिका सिकुड़ जाएगी, आकार होगा इसका चेंज हो जाएगा और सिकुड़ने के दौरान इसके अंदर का जितना भी विलयन होता है, जितने भी कोई भी विलयन जिसकी सांद्रता होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही दाब क्या होता है, अति प्रासरणी दाब होता है, यानी इसको हाइपरटोनिक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो अपने अंगूर जो होते हैं ना, अंगूर, एक अंगूर वो अपने एक प्रकार से कोशिका मान सकते हैं। उसी अंगूर के अंदर एक प्रकार से विलयन होता है, कोशिका द्रव्य मान लो, ठीक है, उसमें भी जल के अणुओं की सांद्रता होती है। जैसे उसको घोल में रखेंगे तो अंगूर पिचक जाएगा और उस अंगूर से निर्माण किसका किया जाता है, किशमिश का। किसका निर्माण किया जाता है, किशमिश का। जो ड्राई फ्रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना किशमिश, वो किशमिश अंगूर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अंगूर का जो अंदर का कोशिका द्रव्य होता है उसको बाहर निकाला जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक या फिर अति प्रासरण, यानी कि इसमें तो कोशिका फूल जाएगी, इसमें कोशिका सिकुड़ जाएगी। और एग्जाम्पल आपको बता ही दिया कि अंगूर से किशमिश का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से कोशिका झिल्ली वाला। अब कोशिका झिल्ली में अगर बात की जाए तो एक जीव ऐसा होता है, एक कोश के जीव, जो अपना आकार बदलता रहता है, कैसा भी आकार ले सकता है। अमीबा बोलते हैं उसको, समुद्र का अमरजीव बोलते हैं इसको। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, यानी इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है इसके चारों ओर, जो इसको भोजन को पकड़ने में, ग्रहण करने में सहायता करती है। इसके अंदर देखा जाए तो किसी भी एक कोश के जीव अमीबा के द्वारा भोजन को ग्रहण करना उस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोसाइटोसिस, यानी कि अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया। कोशिका झिल्ली के द्वारा भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। या फिर उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों, ये दोनों प्रक्रिया अमीबा में पाई जाती है। अगर बात की जाए ठोस पदार्थों की, ठोस कोई भोज्य पदार्थ है, उन ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाती है बच्चों, फेगोसाइटोसिस। यानी इसके अंदर जो पदार्थ होंगे कैसे होंगे, ठोस पदार्थ, इनको अंतःग्रहण किया जाएगा, इनकी ग्रहण किया जाएगा इस एक कोश के शरीर के अंदर। और अगर पदार्थ हो तरल प्रकार के, तरल पदार्थ होंगे तो उसको बोलेंगे अपने पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, पिनोसाइटोसिस। तो ये प्रक्रिया पाई जाती है एक कोश के जीवों के अंदर। लगभग कोशिका झिल्ली का प्रमुख रूप से कार्य देखा जाए तो ये दो कार्य होते हैं। ठीक है, आपको बस ये दो कार्य याद रखने हैं। अगर तीन प्रकार के पूछें तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे, यानी एग्जाम्पल याद हो गए तो साथ में इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। कोशिका फूले क्योंकि सांद्रता कम होती है, इसमें अंदर की ओर ज़्यादा होती है। इसमें क्यों, क्योंकि इसके अंदर सांद्रता कम हो जाएगी और बाहर की तरफ वो जल के अणु गति करेंगे तो कोशिका ऑटोमेटिक सिकुड़ जाएगी। और अंगूर और किशमिश इसका एग्जाम्पल होता है। बस शर्त यह है कि विलयन जो है वो उसमें किसी न किसी पदार्थ का घोल होना चाहिए, वो उसे शक्कर हो या नमक का घोल होगा, तभी जल के अणुओं की सांद्रता थोड़ी ज़्यादा होगी और उस घोल की सांद्रता कम होगी। और वो विलयन कैसा होगा, तनु विलयन, क्योंकि सारी प्रक्रिया
जिस विलेन के अंदर होती है वो किस प्रकार का विलेन होता है, तनु प्रकार का होता है। ओके बच्चों, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कोलिकर और अल्टमैन। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजी थी, कोलिकर और अल्टमैन ने। नाम दिया था सी बेंडा ने, यानी कि नामकरण किसने किया था, सी बेंडा ने, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूक्ष्म कणिका भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी परत होती है, यानी कि ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली परत, ये पारगम्य होती है, जबकि इसकी आंतरिक परत अर्ध पारगम्य या फिर चयनात्मक पारगम्य इसको कहा जाता है। यानी कि जो ये आंतरिक परत होती है ये वाली, ये एक प्रकार की अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है। मानव में जो कोशिकीय श्वसन होता है या फिर वायवीय जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स भाग में होती है। कौन से भाग में, मैट्रिक्स भाग, यानी ये इसका जो भाग होता है ये वाला, ये बीच वाला भाग, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैट्रिक्स। आधात्री बोलते हैं वैसे इसको, मैट्रिक्स यानी कि आधात्री भाग में होता है, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि इस भाग के अंदर किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है। और निर्माण में कौन सहायक होते हैं, जैसे इसके अंदर वाली परत पे देखें तो अपने को अंगुलीनुमा आभार जो होते हैं, आकार होता है वो दिखाई देगा, ये वाला जो इसके अंदर की साइड में पाए जाते हैं। इन अंगुलीनुमा उभार को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टी बोलते हैं। ये इसके अंदर की जो परत होती है, सतह होती है, ये इसका क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। और ये अंगुलीनुमा संरचनाएं एक प्रकार से वायवीय श्वसन में भी सहायता करती है, क्योंकि आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ गया तो कोशिकीय यानी कि वायवीय श्वसन को बहुत ज़्यादा इसमें सहायता मिलती है। उसके बाद अपने बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में जो विखंडन विधि होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जनन और गुणन कौन सी विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा होती है। इसकी मैट्रिक्स में ही क्रेब्स चक्र संपन्न होते हैं, ETS कंप्लीट होता है। किसके अंदर, मैट्रिक्स में, इस वाले भाग के अंदर ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि वसीय अम्लों का जो बीटा ऑक्सीकरण होता है वो भी किसके अंदर होता है, इसके अंदर ही होता है। ठीक है। और अगर बात करें इसकी संरचना के अंदर तो इसके क्रिस्टी के ऊपर जो रैकेट होता है, यानी कि चिड़ी बल्ला होता है, उस आकार के कण पाए जाते हैं। यानी इनका आकार इस तरीके से होता है। इन कणों को कहा जाता है F0 और F1 कण, यानी कि F0 और F0 कण इनको कहा जाता है, जिनको संयुक्त रूप से कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, संयुक्त रूप से इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। यानी कि ऑक्सीसोम जो मुख्य रूप से इनके ऊपर पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है एटीपी निर्माण में सहायक। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो निर्माण होता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा अणुओं का जिनका निर्माण होता है, वो किसके द्वारा, F0 F कण के द्वारा, इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है ऑक्सीसोम। यानी कि एटीपी निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे छोटी इकाई, यानी कि इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीसोम। ठीक है। एक प्रकार के श्वसन एंजाइम होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारिक एंजाइम पाए जाते हैं वो किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर प्रश्न पूछ ले कहीं पे भी, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरीके का आ जाए कि सर्वाधिक ऑक्सीकारिक एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो सही जवाब आपका होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बच्चों, आगे देखो। फिर अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का पाया जाता है DNA। क्या पाया जाता है, स्वयं का, यानी कि इसके खुद का DNA पाया जाता है, जो DS प्रकार का होता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड प्रकार का होता है।
डबल स्टैंडर्ड प्रकार का होता है और इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम के कण। डीएनए में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण जो 70S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आपको बताया था 70S प्रकार के, 80 प्रकार के, यहाँ पे 70S प्रकार के होते हैं। ये इसकी स्टर्नबर्ग इकाई होती है, जिसको अलग अलग किताबों में स्टर्नबर्ग यानी अलग अलग जो नाम होते हैं। हालांकि इसको एक नाम इसका कॉमन है, अवसाधन गुणांक इसको कहा जाता है, वरना फिर अलग अलग किताबों में थोड़े अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कहीं पे स्ट्रोसबर्गर लिखा होता है, कहीं पे स्ट्रोडबर्ग लिखा होगा, तो इस तरीके से नाम होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये डीएनए और ये राइबोसोम ये मिलकर संयुक्त रूप से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा और राइबोसोम के द्वारा। इसलिए इस कोशिकांग को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग। मान लो बोर्ड की परीक्षा में कुछ क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का कि अर्धस्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहा जाता है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए पाया जाता है, स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है जो 70S प्रकार का होता है। ये दोनों संरचनाएं मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस कोशिकांग को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर देखो अपने एटीपी निर्माण अगर ऑक्सीसोम के द्वारा होगा तो हम जानते हैं कि एटीपी बनेगा, मैट्रिक्स भाग में प्रक्रिया होगी, ऑक्सीसोम के द्वारा होगी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या फिर पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एक जैसे ही है, ये इनके अन्य नाम होते हैं। ठीक है, पावर हाउस, शक्तिगृह, बिजली घर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके बच्चों, तो ये इसके अंदर अपने संरचनाएं थी। ये इसकी बाहर वाली परत होती है, यानी कि बाहरी परत जो पारगम्य होती है, आंतरिक जो परत होती है वो थोड़ी अपारगम्य होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में परत कितनी होती है? ये डबल लेयर वाला कोशिकांग होता है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हुए हम अपने अंतिम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोजकर्ता करने वाले थे डी ड्यूवे, यानी कि खोज किसने की थी? डी ड्यूवे ने खोज की थी। और किसमें खोज की थी? चूहे की जो लीवर सेल्स होती है, जो यकृत कोशिकाएं होती है, यानी कि कुफर कोशिकाएं, उनमें इनकी खोज की थी लाइसोसोम की। किसने खोज की थी? डी ड्यूवे ने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये एक परतीय कोशिकांग होता है, यानी कि सिंगल लेयर कोशिकांग होता है। और इसमें 50 से ज़्यादा जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम? जल अपघटनीय एंजाइम, जिनको कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिनकी प्रवृत्ति कैसे होती है? अम्लीय होती है, यानी कि ये अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम। उसके बाद ये एंजाइम अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं। वो किस प्रकार से होगा वो अपने देखेंगे यहाँ पे डायग्राम से। अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और अस्थि जनन में सहायक होते हैं, यानी कि जो उपास्थि होती है वो किस प्रकार से अस्थि में उसका परिवर्तन होता है, वो भी कौन सहायता करता है इसमें? लाइसोसोम। उसके बाद लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों ही WBC के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? WBC के भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट।
में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। किनकी संख्या? लाइसोसोम की। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संख्या किसके अंदर होती है, तो अपने को नाम लेना है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। किसकी संख्या? लाइसोसोम। ठीक है। और इनका जो कार्य देखा जाए तो वो होता है स्वभक्षण करना, यानी कि जो रोगाणु होते हैं उनको वो नष्ट करता है लाइसोसोम। वो किस प्रकार से करता है वो भी अपने डायग्राम से देखेंगे। उसके बाद इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइड बैग, यानी कि ये अपने ही कोशिकाओं को पचाना शुरू कर देता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और उसी कंडीशन में ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ में ये 2-3 जो कोशिकांग होता है उनको भी ले डूबता है। और लाइसोसोम कब सर्वाधिक कार्य करता है? एक तो अनशन के दौरान, ये जो स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, भूख हड़ताल होती है, उस दौरान जो लाइसोसोम होता है वो अपने ही कोशिकांगों को उसका जो पाचन होता है वो शुरू कर देता है, जिससे शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये लगभग अतिरिक्त जो ऊर्जा प्रदान होती है वो भी इसके द्वारा ही होती है। जैसे व्रत उपवास करते हैं, रोज़े रखते हैं, उस दौरान भी अतिरिक्त ऊर्जा भी प्राप्त होती है, यानी कि वश्य उत्तक होता है उसमें जो सहायता करते हैं वो लाइसोसोम करते हैं। उसके बाद रोगग्रस्त अवस्था में लाइसोसोम स्वभक्षी रसदानियाँ बनाता है। वो किस प्रकार से बनाता है वो देखिए। कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम पाया जाता है, 2 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं वैसे, प्राथमिक और द्वितीयक। जो प्राथमिक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, उसमें किसी प्रकार के भी ये जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं ये नहीं पाए जाते। ये तब निकलेंगे जब इसके संपर्क में ये जैसे कोई रोगाणु है, क्या है? रोगाणु है। तो प्राथमिक लाइसोसोम क्या करेगा? जैसे इसको ये पता लगेगा कि रोगाणु कोशिका में प्रवेश कर चुका है, कोशिका को नुकसान पहुंचाएगा, तब ये अपना आकार चेंज कर लेगा और अपना आकार चेंज करने के दौरान ये बनाएगा स्वभक्षी रसधानियाँ। क्या बनाएगा बच्चों? स्वभक्षी रसधानियाँ, यानी कि ये रसधानी का निर्माण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये रोगाणु को अपने अंदर ले लेगा, यानी कि प्राथमिक लाइसोसोम इस आकार का होता है और जो रसधानी वाला आकार होता है वो कौन से लाइसोसोम का होता है? द्वितीयक लाइसोसोम का। ठीक है बच्चों। क्योंकि प्राथमिक लाइसोसोम ने अपना आकार चेंज क्यों किया? क्योंकि उसको ये पता लग गया कि रोगाणु कोशिका में प्रवेश कर चुका है, ये रोग फैला सकता है। तो प्राथमिक लाइसोसोम ने अपना आकार चेंज कर लिया और ये बदल गया द्वितीयक लाइसोसोम में, जिस दौरान ये रोगाणु को अपनी रसधानी के अंदर लपेट लेता है। ठीक है। और द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर ये स्ट्राइक करेगा भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की। हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की लगातार बौछार करेगा, लगातार फायर करेगा। दुश्मन पे फायर तब तक करते रहते हैं जब तक वो नष्ट न हो जाए। तो उसी दौरान ये क्या करेगा? अपनी दीवारों से, रसधानियों से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा। अलग अलग प्रकार के जो पाए जाते हैं उन सभी का ये स्राव कर देगा और तब तक स्राव करता रहेगा जब तक ये अंदर वाला जो रोगाणु होता है, बक्सकाणु होता है, वो जब तक नष्ट न हो जाए। और इसी चक्कर में ये भूल जाता है कि जो रसदानी होती है उन रसदानियों में से निकलने वाला एंजाइम नुकसान पहुंचाता है खुद लाइसोसोम को। यानी कि लाइसोसोम जब तक इस पर बौछारें करेगा, जब तक इस पर लाइसोसोम ये एंजाइम छोड़ेगा, जब तक ये नष्ट न हो जाए। और इस तरीके से इस रसधानी का अंत हो जाता है और यह रसधानी फट जाती है। इस तरीके से संरचना बन जाती है रसधानी जब इस पे पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये अपनी सुसाइड ही कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं बच्चों? आत्मघाती
थैली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रोगाणु को नष्ट करने के चक्कर में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है और अपनी रसधानी को नुकसान पहुंचा लेता है। किसकी सुरक्षा के लिए? कोशिका की सुरक्षा के लिए। लेकिन साथ में जैसे ही ये थैली फटेगी, रसधानी फटेगी, तो साथ में कुछ कोशिकांग जैसे ER है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इनको भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए इस कोशिकांग को बोला जाता है आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। प्राथमिक लाइसोसोम चेंज होगा द्वितीयक लाइसोसोम में। कारण क्या होगा? रोगाणु, उसको नष्ट करने के लिए। और इसको नष्ट तब तक ये बौछारें करेगा जब तक रोगाणु नष्ट न हो जाएगा, और अंत में जाके इतनी ज़्यादा मात्रा में एंजाइम निकलेंगे कि ये इसकी रसधानी को नष्ट कर देंगे और लाइसोसोम का अंत हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि लाइसोसोम का दोबारा निर्माण हो जाता है, और दोबारा निर्माण में जो अंग सहायता करता है, कोशिका अंग सहायता करता है, उसका नाम होता है गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। गोल्जी काय लाइसोसोम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लाइसोसोम ने कुर्बानी दी है तो एक और लाइसोसोम इसकी जगह आ जाएगा और उसमें सहायता कौन करेगा? गोल्जी काय। ठीक है बच्चों? ठीक है। और देखो, बस आपको एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे अपने एक प्रश्न में पूछा था ना लास्ट टाइम कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारिक एंजाइम किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियम। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो आपका सही जवाब होना चाहिए लाइसोसोम। किस में पाया जाता है? लाइसोसोम। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि किस कोशिकांग को बहु आकार की कोशिकांग कहा जाता है, जो अपना आकार चेंज कर सकता है, तब भी आपका जवाब क्या होना चाहिए? लाइसोसोम। ठीक है। तो आई थिंक एक जो क्वेश्चन था, आपके प्रश्न पूछा था नॉन और अननोन में, उसमें एक का जवाब मिल चुका है कि आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। यानी कि सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है। तो आकार चेंज करने के कारण इसे बहु आकार की कोशिकांग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? बहु आकार की कोशिकांग भी कहा जाता है। तो ये आपका कोशिकांग है। आई थिंक समझ में आया होगा। इस क्लास को, इस वीडियो को बार बार देखें, आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अपने एक अननोन क्वेश्चन रह गया था, वो अपने देख ही लेते हैं साथ में। नॉन क्वेश्चन का जवाब तो जो था ना, वो था लाइसोसोम। ठीक है। अननोन क्वेश्चन का जो पूछा गया था कि कोशिका के किस भाग को कंट्रोल रूम यानी कि नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, तो वो वही भाग है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, DNA प्रेजेंट होता है, उसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका के या तो बीचों बीच पाया जाएगा या फिर उसके परिधि की तरफ पाया जाएगा। तो उसका सही जवाब बच्चों केंद्रक। किस में पाया जाता है? केंद्रक में। ये केंद्रक जो होता है, यही एक प्रकार का नियंत्रण कक्ष होता है। ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, अगले कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। और तब तक आप घर पे रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।